गुड आफ्टरनून गाइस। सो बेसिकली आज हम इंटरव्यू की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आपके बैंक, रेलवे, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी और एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। हालांकि ऐसी कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, ये काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से इसको इसको प्रैक्टिस करने पर ही इसको ज़्यादा बेटर आप इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। बट ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आप सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि फॉर्मली इनफॉर्मली आप जहाँ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इंटरव्यू में जाने से पहले हमें 4 चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है बॉडी लैंग्वेज होना। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आपका जो बॉडी है उसका पोस्चर कैसा हो, किस तरीके से आप खड़े हैं या किस तरीके से आप बैठे हैं। तो खड़े होने के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है, शोल्डर को बिल्कुल ढीला लूज़ रखना है और हाथों को ओपन रखना है, ओपन बॉडी लैंग्वेज। आप देखते होंगे कि हाथों को लोग पॉकेट में रख लेते हैं या फिर आपस में सटा लेते हैं। वो सारे जो पोस्चर होते हैं वो नेगेटिव पोस्चर माने जाते हैं। तो ऐसे पोस्चर्स को अवॉइड करना है। हालांकि आप इसके पिक्चर्स में, स्लाइड के पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बैठने का तरीका है उसको दिखाया गया है। बैठने के तरीके के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पैरों को एक के ऊपर एक रख कर क्रॉस करके जो बैठने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है, जब भी आपको बैठने का मौका मिले ओपन लेग्स के साथ बैठें, ओपन बॉडी पोस्चर रखें, अपनी स्पाइन को हमेशा सीधा रखने की कोशिश करें। बिकॉज स्पाइन सीधी रहेगी तो रिलैक्स्ड रहेगी। शोल्डर को लूज़ रखें और हाथों को आप एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। अगर आपकी कुर्सी में सपोर्ट है तो सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट कभी भी आप हाथों को बांध के मत रखें। एक क्लोज बॉडी पॉस्चर जो होता है वो एक नेगेटिव बॉडी पॉस्चर माना जाता है और जितने भी इंटरव्यूई हैं वो नेगेटिव पॉस्चर को नोट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, कहीं भी जाने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक करें। दूसरी चीज़ आती है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, ड्रेस कोड बेसिकली लाइट कलर की शर्ट जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है, साथ में ब्लैक या डार्क कलर का कोई सा भी फॉर्मल पैंट, और शूज़ आपके पॉलिश्ड होने चाहिए, बेल्ट होना चाहिए। टाई हो या ना हो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने जो शर्ट पहनी है वो प्रॉपर टक इन होनी चाहिए, प्रॉपर सेट होनी चाहिए, प्रॉपर उसको अंदर से आप बिल्कुल सेट करके, सेटिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रेस की हुई शर्ट पहन के चले गए या बिना प्रेस किया हुआ फॉर्मल पैंट पहन के चले गए। इसी तरीके से जो आपके शूज़ हैं वो भी प्रॉपरली पॉलिश्ड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई महंगे कपड़े हों, नॉमिनल कपड़े हो सकते हैं, बट जो भी हो बिल्कुल फॉर्मल कोड को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आप इसकी जगह कुछ भी पहन के जा सकते हैं। स्पोर्ट शूज़, कोई पारंपरिक परिधान या फिर किसी तरीके का नया फैशनेबल जो ड्रेस है उसको पहनना अवॉइड करें। और जो नंबर 3 जो बात आती है वो है अपना सीवी या बायोडाटा ले जाना। आमतौर पर हम अपना सीवी ले जाते हैं, लेकिन सीवी के साथ साथ 2 चीज़ें और हमेशा ले जाएं। पहली चीज़ है एक्स्ट्रा पेजेस, A4 साइज़ के 2-4 एक्स्ट्रा पेजेस हमेशा अपने साथ रखें। दूसरा है कि एक पेंसिल अपने साथ रखें, पेन अपने साथ रखें, और साथ में जो भी आप फाइल ले जाते हों उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के रखें। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब होता है कि रिसेंट में सबसे पहले, सबसे नवीनतम जो आपने काम किया है उसका सर्टिफिकेट, फिर उससे पहले का, फिर उससे पहले का। लाइक मैंने 2017 में अगर अपनी ग्रेजुएट की है तो 2017 का रखूँगा, फिर उसके बाद मैं अपनी 12वीं क्लास का रखूँगा, उसके बाद अपनी 10वीं क्लास का। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट रखते हैं अपनी फाइल में वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखें। ये ना हो कि पहले कोई और ईयर का डॉक्यूमेंट दिख रहा है फिर उसके बाद। इस तरीके से आप ये शो कर सकते हैं इंटरव्यूई को कि आप अपनी अप्रोच में या अपनी रियल लाइफ में कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं।
इसके साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण कागजात हैं, जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखें। ऐसा ना है हो कि उनको आप फोल्ड करके रखते हों या किसी तरीके से आप उनके साथ उनके ऊपर चाय के दाग हो सकते हैं, ऐसे नहीं। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमेशा वेल मेंटेन्ड तरीके से रखना ज़रूरी है। कारण ये चीज़ शो करती है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कितने ऑर्गेनाइज्ड वे से रखते हैं। ये आपकी पंक्चुअलिटी को शो करती है, आपकी केयरफुलनेस, या फिर सही मायने में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में इंटरव्यूई को हिंट देती है। तो नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज होना ज़रूरी है, ड्रेस कोड जो कि आपके फॉर्मल्स होते हैं, बायोडाटा में इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़ाइल रखना बहुत ज़रूरी है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा शीट्स और एक पेंसिल और एक पेन। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यही आता है कि सर घुसते ही साथ क्या बोलें, कमरे में घुसते ही साथ क्या बोलें। आमतौर पर अलग अलग जगह अलग अलग बातों का इस्तेमाल होता है, बट जो एक नॉमिनल सिस्टम जो बना रखा है वो ये है कि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, तो यदि सुबह का टाइम है, आमतौर पर सुबह का ही टाइम होता है, सुबह का टाइम में आप क्या करें कि जाते ही साथ सबसे पहले जो भी वहाँ पर इंटरव्यू में बैठा हुआ है उसको गुड मॉर्निंग सर कहकर ग्रीट करें। अब गुड मॉर्निंग सर कहने के बाद यदि वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से, एक जेंटिल तरीके से हाथ मिलाएं। हाथ मिलाने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हाथ ना मिलाएं। अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सामने वाले के हाथ को पकड़ें और एक बार में ही उसको मिलाएं और उसके बाद तुरंत छोड़ दें। ऐसा नहीं हो कि आप उसके हाथ को पकड़ के बार बार उसको एक वेव बनाते जा रहे हैं और हाथ मिलाते जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हाथ तभी मिलाएं जब इंटरव्यूई अपना हाथ आगे करके आपको हाथ मिलाने का एक इंडिकेशन देता हो। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर हाथ मिलाने के बाद क्या डायरेक्ट बैठना चाहिए। हालांकि जितने एक्सपीरियंस मेरे हैं उसके हिसाब से डायरेक्ट बैठना तो नहीं है ज़रूरी। आप वेट कर सकते हैं उनके कहने का बैठने का, हालांकि वो खुद ही इंडिकेट कर देते हैं कि यू कैन टेक द चेयर या सिट डाउन। बट यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका फ़र्ज बनता है, या आपका एक इसमें एक परमिशन आपको मांगनी पड़ेगी। वो परमिशन किस तरीके की होगी, आपको बोलना पड़ेगा सर मे आई सिट, या मे आई सिट सर, या फिर मे आई टेक अ चेयर सर। इस तरीके से आपको परमिशन लेनी होगी। जैसे ही आप परमिशन मांगते हैं आपको ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगी दैट यू मे सिट, यू कैन टेक अ चेयर। इस तरीके से आपको बैठने की परमिशन मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, हाथ तभी मिलाएं जब हाथ मिलाने का संकेत मिले। और ध्यान रखिए कभी भी टाइम के साथ गलती मत करना। कभी कभी क्या होता है कि 12 बजे के बाद इंटरव्यू होता है और आप लोग गुड मॉर्निंग कहकर शुरुआत करते हो, वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर 12 बजे से पहले की बात चल रही है तो गुड मॉर्निंग होगा, 12 बजे के बाद है तो गुड आफ्टरनून होगा, 4 बजे के बाद है तो गुड इवनिंग होगा। तो हमेशा टाइम के बारे में पहले से ही सोच कर जाना, जिस टाइम पर आपका इंटरव्यू हो उस टाइम पर आपको क्या कहना है, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून। अब जो अगला सवाल है जो आम तौर पर सबसे पहले पूछा जाता है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई किस तरीके का जवाब दिया जाए। कुछ लोग अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाते हैं, कुछ लोग अपने पोजेशंस के बारे में बताने लग जाते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बोलने लग जाते हैं जो कि सवाल का जवाब ही नहीं कहलाता है। याद रखिए जब जब आपसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा जा रहा है तो इस बात का माइंड में हमेशा ध्यान रखें कि ये सवाल सिर्फ आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपके बारे में जानने के लिए पूछा जा रहा है कि आप क्या हैं, आप कहाँ से हैं, आप करते क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में गेन किया है। और सही मायने में यदि आप सोचें तो आपके अंदर 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और मुझसे अगर कोई पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आई कैन टेल हिम अबाउट माई सेल्फ फॉर मैनी आवर्स, घंटों तक बता सकता हूँ अपने बारे में। कारण क्योंकि हमारे पास शब्द हैं, बस हमें शब्दों से खेलना है ऐसे टाइम पे। लेकिन आपको एक हिंट देता हूँ कि स्टार्टिंग में आप सीधा सीधा चालू ना हो, डायरेक्टली सवाल का जवाब ना दें।
सबसे पहले आप अपने बारे में बताने से पहले इंटरव्यूई को एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि अब मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ, और इसके लिए आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं, लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, या फिर आई हैव एन इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या फिर आई फील वेरी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इन सभी फ्रेजेस को आपको बिल्कुल आराम से बोलना है। आराम से बोलने का मतलब है पॉज ले लेकर। याद रखिए, यदि ये फ्रेजेस आप जल्दबाजी में बोलेंगे तो बहुत ही बनावटी लगेंगे। इनको सही तरीके से बोलने का एक ही रास्ता है कि आप इनकी प्रैक्टिस प्रतिदिन करें। एग्जाम्पल के तौर पर, लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम वरुण सिंह। देखिए, जितना आप नेचुरल लगेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छी तरीके से संवाद कर पाएंगे। तो याद रखिए, इन शब्दों को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि एक टाइम पर आकर ये सारी चीज़ें आपको नेचुरल लगने लग जाए। दूसरा, कि आप अपने नाम को कैसे बोलें। देखिए, कई बार एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। कई बार लोग अपने नाम को एक बार में सही तरीके से नहीं बता पाते। तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आप अपना नाम बताएं, नाम को आप 2 बार रिपीट करें। पहली बार में आप अपना जो पहला नाम है वो बताएं, और दूसरी बार में पहला प्लस लास्ट वाला जो नाम है आपका जो सरनेम है उसको भी ऐड करें। ये टेक्निक जो होती है, इस टेक्निक से आप क्या करते हैं कि अपने नाम को 2 बार रिपीट करते हैं, और 2 बार रिपीट करने पर इंटरव्यूई तक आपका नाम बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाता है। अब उसे पता है कि आपको आपका पहला नाम क्या है, यानी वो आपको किस तरीके से संबोधन करेगा, और आपका लास्ट नेम क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति है जिसका नाम अर्जुन शर्मा है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन, वो अपना जो नाम है वो इस तरीके से बोल सकता है, माय नेम इज़ अर्जुन शर्मा। तो यहाँ पर पहली बार में उसने बता दिया कि आप मुझे अर्जुन नाम से संबोधन करेंगे, और दूसरी बार में बता दिया कि मेरे नाम जो है वो शर्मा के सरनेम से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने नाम को बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल साफ शब्दों में बताने की। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन का वर्णन कैसे करें। देखिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जब आप अपना नाम बताते हैं, उसके बाद फिर आप अपने बारे में बताते हैं कि आप प्रेजेंट वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो वर्तमान में किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं या कंपनी में कार्यरत होते हैं, उनके लिए वर्तमान स्थिति का बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग फॉर XYZ कंपनी। इस तरीके से आपने इंटरव्यूई को अपनी प्रेजेंट स्थिति के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया कि वर्तमान में मैं इस जगह पर काम कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो आपका अगला शब्द होगा वो उससे जस्ट पहले आपने कहाँ काम किया था उसके बारे में होगा, यानी भूतकाल स्थिति आप बताएंगे कि अर्लियर आई वर्कड फॉर ABC कंपनी। अब मैं तीनों फ्रेजेस को आपको एक बार समराइज करके बताता हूँ। सबसे पहले अपना नाम, माय नेम इज़ अर्जुन शर्मा। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग फॉर XYZ कंपनी। अर्लियर आई वर्कड फॉर ABC कंपनी। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को एक संरचना में बना के बोल रहे हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट नियम बढ़ते हैं, अपने निवास स्थान की जानकारी देने के लिए। निवास स्थान की जानकारी देना बहुत आसान होता है, आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम लिविंग इन दिल्ली। बट इसको अगर हम और ज़्यादा प्रॉमिसिंग बनाएं, इसमें हम और ज़्यादा 4 चांद लगाना चाहें, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं उसके बारे में हम कोई एडजेक्टिव को लगाना स्टार्ट करें। जैसे, करेंटली आई एम रिसाइडिंग इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज़ दिल्ली। देखिए, चाहे तो इसको डायरेक्टली बोला जा सकता था दिल्ली, लेकिन इस तरीके से आप एडजेक्टिव लगा के इसको और भी ज़्यादा बेटर बना रहे हैं। आपका वास्तविक निवास स्थान यदि कुछ और हो
तो आप उसके साथ एक और शब्द जोड़ सकते हैं, एक और फ्रेज जोड़ सकते हैं, बट आई बिलोंग्स टू द फॉर्मर सिटी ऑफ मुगल एम्पायर दैट इज़ आगरा। देखिए, किसी भी सिटी के पहले मैंने उसके बारे में थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी है वो लगा के रखी है। आगरा से पहले फॉर्मर सिटी ऑफ मुगल एम्पायर, दिल्ली से पहले द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम अपने निवास स्थान को एडजेक्टिव लगा के और ज़्यादा सुंदर तरीके से बता सकते हैं। ये भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ का एक पार्ट है, यानी अपना नाम, अपना काम, अपना निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आम तौर पर पूछा जाता है वो है कि आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, या ये नौकरी आपको क्यों पसंद है। कई लोग इस सवाल का जवाब डायरेक्टली दे देते हैं कि ये नौकरी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, या फिर ये नौकरी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे नौकरी करनी है। बट ये बात इंटरव्यूअर को पता है कि आपको नौकरी करनी है, इसलिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि आप अपने आप को कितने क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने पर सामने जो भी इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, इसलिए आप इन शब्दों का यूज़ हमेशा करें। अब ये शब्द मैं आपको बोल के बताता हूँ आपको किस तरीके से बोलना है। सर, because the motto of the company and my aim is resonating. I want to excel in this field because I believe that my work will prove to be in compliance with the progress of the organization mutually. देखिए, आपने जो उत्तर अभी अभी दिया है, जो भी अभी मैंने शब्द बोले हैं, इनको बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं बोला है, बिल्कुल आराम से बोलिए। हर शब्द के बीच में पॉज लीजिए, हर शब्द के बीच में पॉज लीजिए, और हो सके तो और अच्छे से बोलने की इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इस उत्तर का मतलब क्या है कि महोदय, क्योंकि कंपनी का उद्देश्य और मेरा लक्ष्य प्रतिध्वनि है, मैं इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा काम संगठन की प्रगति के साथ साथ पारस्परिक रूप से साबित होगा। देखिए, शुद्ध हिंदी काफ़ी कठिन है, लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट फॉर्म में बताऊं कि मेरी प्रोग्रेस और कंपनी की प्रोग्रेस, और मेरा एम और कंपनी का एम एक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी प्रोग्रेस के साथ साथ कंपनी की भी प्रोग्रेस होगी। नियम नंबर 8, अपनी विशेषताओं के बारे में। अपनी विशेषताओं को हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़कर बताएं। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है कि आपने जो भी काम किया है पुराना, उसमें आपकी कोई विशेषता का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके साथ जोड़कर बताएं। एक उदाहरण के रूप में आप अपने क्वालिटीज़ को बताएं हमेशा। जैसे अगर कोई टीचर है तो आई हैव वर्कड एज अ टीचर वेयर आई लर्न दैट आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विच आई बिलीव्स मेक्स मी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, यहाँ बिलीव होगा, बिलीव्स नहीं होगा। विच आई बिलीव मेक मी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई है, इसको इग्नोर करें, इसको सही कर लें। विच आई बिलीव मेक मी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखिए, यदि कोई टीचर है तो वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में और कोऑर्डिनेशन बिठाने में बहुत ही अच्छा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की क्वालिटी है। तो देखिए, जब जब आप अपने बारे में बताएंगे तो अपने साथ साथ उसके यूज़ को भी बताएंगे कि वहाँ आपने कहाँ यूज़ किया। इससे आप भारी भरकम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे बच सकते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी क्वालिटी बताते हैं एग्जाम्पल के बिना, उनको फिर बहुत ही टेढ़े मेढ़े सवालों का सामना करना पड़ता है, जिनका आंसर आई बिलीव यहाँ पर तो नहीं दिया जा सकता। वो तो फिर वहीं का जवाब, जैसा वो फिर ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछते हैं कि वो बताते हैं कि यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर आई एम हार्ड वर्किंग, वेरी वाइज एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट, तो अगर उससे पूछ लिया वेरी वेरी इंटेलिजेंट, तो वो एग्जाम्पल देंगे कि ऐसे तो आइंस्टीन भी इंटेलिजेंट थे, तो क्या आप अपने आप को आइंस्टीन से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो फिर सवालों में आप फंसाना चालू कर देंगे। अगला नियम है कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। कभी भी हॉबी के बारे में हमेशा
सामान्य हॉबी या ऐसी हॉबी बताएं जिससे ज़्यादा बातें निकल के ना आए। देखिए, ये इंटरव्यू में हॉबी पूछने का सिर्फ एक और एक लक्ष्य होता है कि उसमें से कुछ ऐसी बात निकालना, कुछ ऐसे सवाल निकालना जिसका जवाब आप ना दे सको। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाली हॉबी। सर, आई लव टू वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, बिसाइड्स आई लाइक एक्सरसाइजेज एंड रनिंग बिकॉज इट कीप्स मी फिट एंड एक्टिव ड्यूरिंग द होल डे। तो इसमें मैंने बिल्कुल सधा हुआ उत्तर दिया है कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जो है वो करना पसंद करता हूँ, इवनिंग वॉक भी करना पसंद करता हूँ। और क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि ये मुझे पूरे दिन में फिट रखती है। तो कहीं ना कहीं मैं उसे ये हिंट दे रहा हूँ कि मैं बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जो दिनचर्या है वो शुरुआत मॉर्निंग वॉक से होती है और मैं रात को भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ कहीं ना कहीं। तो इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं उठेगा जिससे कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम सवाल आए। तो यदि आपके हॉबीज़ कुछ और है, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो क्या होता है, क्रिकेट के बारे में पूछ लिया जाता है कि वेस्ट इंडीज़ में 1971 में जो भारत मैच जीती थी उसमें मैन ऑफ द मैच जो थे वो कौन रहे थे? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जी। ये जो ऐसे सवाल हैं, ट्राइविया जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो जिनकी हॉबीज़ होते हैं उन्हें ये पता होते हैं। तो फिर यदि आप क्रिकेट बताने वाले हैं, बैडमिंटन बताने वाले हैं, कुश्ती बताने वाले हैं, कुछ भी बताने वाले हैं, उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें और कुछ हिस्ट्री को करके जाएं। यदि आप ऐसी हॉबीज़ बताने वाले हैं जिनके बारे में कई सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जब भी आप अपना इंटरव्यू कंक्लूड कर रहे हो, जब भी आप अपना इंटरव्यू ख़त्म करने को हो या आपका इंटरव्यू जब भी एंड पोजीशन पर आ जाए, तो याद रखिए किसी की बात को कभी काटे ना। क्या होता है कि आप जवाब देने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि आप किसी की बात को काटने लग जाते हैं। कोई भी इंटरव्यू यदि आपकी बात के अपोजिट कोई बात बोल रहा है, विरोध में कोई बात बोल रहा है, तो उसको बिल्कुल सुने। और अगर आप उससे एग्री नहीं करते हो, हालांकि एग्री ना करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा कुछ आ जाता है तो आप उसको बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, सर आई एम पोलाइटली डिसएग्री विद योर आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद आप अपनी बात को सामने अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ध्यान रखिए, आप अपनी बात को सामने तभी रखेंगे जब आपके पास बहुत ही अच्छा फ्रेज हो रखने का, बहुत ही अच्छे ऐसे तथ्य हों जिससे उनकी बात को आप गलत कर सको। और यदि आपके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो आप डिसएग्री ना हो, आप एग्री होकर चलें, सो दैट आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना ना कर सके। और जाते टाइम पे मैंने क्या नोटिस किया है, बहुत से लोग थैंक यू बोलकर चले जाते हैं, सिर्फ थैंक यू। थैंक यू से आप हाईलाइट नहीं होते हो। याद रखिए, इंटरव्यू एक संवाद भी है और संवाद को ख़त्म करना बहुत कम लोगों को आता है। और इस तरीके से ख़त्म करना कि आपकी गुडविल मेंटेन हो जाए, वो तो बिल्कुल ही आप कहें विरले लोगों को आता है। तो जाते समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक दो फ्रेज़ हैं, यदि आप ये रट लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। वो ये हैं, जैसे आप बोले कि आई वॉज रियली प्लीज्ड टू मीट ऑल ऑफ यू, इज़ देयर एनीथिंग इन माई CV दैट ड्रॉज योर अटेंशन। यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे आप सभी लोगों से मिलकर बहुत खुशी की प्राप्ति हुई है। क्या मेरे बायोडाटा या CV में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान आकर्षित करती हो या आपका सजेशन मांगती हो? तो जो इंटरव्यूअर होगा, वो अगर उसे ऐसा कुछ लगता है कि आपकी CV में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो खुशी से बोलेगा, क्योंकि उससे पूछा गया है, आपने अपनी तरफ से कुछ पूछा है। और यदि वो बोलता भी है कि योर CV नीड्स मोर डिटेल्स, योर CV नीड्स मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, तो आप उस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे पोलाइटली और एक मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ, आई विल कीप दैट इन माइंड, इट वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन, थैंक यू। याद रखिए, ये कॉन्वर्जेशन है, कन्वर्जेशन नहीं है। शब्दों का सही उपयोग करना है, कॉन्वर्जेशन। थैंक यू। दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट जो है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आई कांटेक्ट बनाने का मतलब है, बिल्कुल जब जब आप बोलें या किसी को सुने तो उससे आप एक उसकी तरफ ध्यान दिखाने के लिए आपको आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्माइली फेस भी रखना पड़ेगा, मतलब चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, जिससे आप कॉन्फिडेंट लगो। आपको एक और बात बता देता हूँ, यदि आपको आई कांटेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप
इंटरव्यूई की या जो भी आपके सामने बैठा हो उसकी जो नोज़ टिप है, नाक की जो टिप है, उसकी तरफ देखकर बात कर सकते हैं। इससे क्या लगेगा इंटरव्यू या किसी को भी कि आप आई कांटेक्ट बना के ही बात कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है जो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको आई कांटेक्ट बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिए आई कांटेक्ट जो बनाते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि वो बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट बना लेते हैं, घूरने लग जाते हैं। देखिए सर, घूरना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, आहट का एपिसोड नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक नॉमिनल आई कांटेक्ट बनाना है। नॉमिनल आई कांटेक्ट का मतलब यही है कि जब आप अपनी बात बोल रहे हैं, आपको जिसको बतानी है अपनी बात उसकी तरफ देखना है, और जो आपको अपनी बात बता रहा है उस टाइम पर उसको ध्यान देना है अपना, उसकी तरफ देखकर। इससे एक बात प्रूव होगी, आप अपने बारे में एक हिंट देंगे, इंडिकेशन देंगे कि आप अपनी सिचुएशन के साथ साथ कितना अवेयर हैं, आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं किसी से कॉन्वर्जेसन करने में। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अपनी जॉब में ना जाने कितने लोगों से कॉन्वर्जेसन करेंगे, और एक अच्छा कॉन्वर्जेसन करने वाला ही एक्सेल कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर करके देखिए, इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनकी प्रैक्टिस करें। और जहाँ भी आपको ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको डाउट लगते हैं इंटरव्यू के, अपने इंटरव्यू स्किल्स को और अच्छा करने के लिए, या जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगा, और बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही प्यारा जवाब आपको मिलेगा जिससे आप आसानी से बोल सकें। और मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, यदि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।